अगर आप ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। वहाँ से आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने नोट्स बाय कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आज की वीडियो में हम इलेक्शंस जानेंगे कि किस तरह से अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको सिलेक्ट किया जाता है इलेक्शंस के अंदर, और इलेक्शंस का प्रोसीजर होता कैसे है, और ये सारी बातें आज की वीडियो में समझाई जाएंगी। इंट्रोडक्शन में लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सेज दैट द प्रेसिडेंट हैज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे सादी सी बात बस बता देनी है कि प्रेसिडेंट कौन है। तो हमने बताना है कि प्रेसिडेंट के बारे में USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट अमेरिका का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है जो कि कंप्लीट गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, यानी कि पूरी जो गवर्नमेंट है ना अमेरिका की। ज़ाहिर है अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स हैं और सारी स्टेटों पे सारों का ये हेड होता है, ठीक है। यानी कि बाकी स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट चल रही है, सारा है, बट ये उन सब का हेड है। तो इस तरह से ये बहुत पावरफुल पर्सन होता है। आफ्टर मैनी डिस्कशंस इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रेसिडेंट विल नॉट बी चोजन डायरेक्टली बाय द पीपल। बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये चीज़ डिसाइड की गई कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इंसान नहीं चुनेंगे वोट दे के, इनकी जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट होगा। ये बात बताई गई है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए इन प्रेसिडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होते हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अब हम आ जाते हैं मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट की डेफिनेशन पे। इसमें आपने बताना है कि जो मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट है, बेसिकली प्रेसिडेंट लीडर है गवर्नमेंट का और हेड है कंट्री का, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है? लीडर है गवर्नमेंट का और कंट्री का भी हेड है। अगर आप इस प्रेसिडेंट को UK के प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर कंपेयर करो तो उसमें क्या होता है ना कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है PM, वो सिर्फ लीडर होता है गवर्नमेंट का, वो हेड नहीं होता कंट्री का। हेड किसी और को बनाया गया UK में। हेड किसको बनाया गया? क्वीन और किंग वगैरह को, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये होता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का भी हेड है और पूरी कंट्री का भी हेड यही होता है, ठीक है। यानी कि लीडर के हैं या गवर्नमेंट का हेड के, जैसा आपका दिल करे, बट एक तरह से ये गवर्नमेंट का और कंट्री दोनों का हेड होता है। उसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। फिर आगे इसमें फर्दर लिखना है डेफिनेशन की हेडिंग देके। वैसे तो आप मैंने यहाँ पे किसी पर्सन की डेफिनेशन का नेम नहीं दिया। अक्सर हम इस तरह लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, या किसी बंदे का नाम लेते हैं। तो मैंने वो चीज़ नहीं की, मैंने सादी बात लिखी। लेकिन अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हैं तो नेट पे बहुत सारी डेफिनेशन है, आपको ईजिली मिल सकते हैं, तो आप नेट से डेफिनेशन लेके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है और फेडरल गवर्नमेंट का सबसे ताकतवर बंदा है। फेडरल गवर्नमेंट का नाम हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ होती है। अगर आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नहीं पता, मैं यहाँ पे उसका लिंक लगा देती हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। फेडरल सिस्टम के बारे में जान जाएंगे आप, ताकि आपको पता चल जाए कि अमेरिका में किस तरह का सिस्टम मौजूद है। डेफिनेशन की अगर हम बात जान गए हैं, आगे आ जाते हैं हमारे पास क्वालिफिकेशन की। अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट किन बंदों को बनाया जा सकता है, तो हमने बताना है, The US Constitution sets 3 rules for a person who want to be a president। कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बता दिया गया है कि किस तरह के बंदों को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो हमने बताना है, ही मस्ट बी न्यूट्रल बोर्न सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यानी कि वो यूनाइटेड स्टेट का ही बंदा हो, यानी कि उसी मुल्क में पैदा हुआ हो, उसी को ही हम प्रेसिडेंट बनाएंगे। यानी कि जो अमेरिका का शहरी है वहीं पे पैदा हुआ है। एक ये रूल्स रखे हैं। दूसरी चीज़ ये रखी है कि उसकी एज 35 साल से ज़्यादा हो। तीसरी चीज़ उसने ये रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही रहता हो तकरीबन 14 साल के लिए। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट की। टर्म्स का मतलब ये है कि ये कितने वक्त के लिए अपनी जॉब पे रहते हैं। प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का वो सिर्फ 4 साल के लिए रहता है गवर्नमेंट में, लेकिन 22 अमेंडमेंट के बाद 1 person कैन बी इलेक्टेड ओनली ट्वाइस। 22 अमेंडमेंट जब हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये बताया गया कि एक ही बंदे को सिर्फ 2 दफ़ा ही सिलेक्ट किया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। अब यहाँ से प्रॉपर्ली इलेक्शंस के बारे में सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा।
At first, many ideas were discussed about how to choose the president. Some wanted direct elections, but most leaders rejected it. अब यहाँ पे इस पहली लाइन में ये लिखा गया है कि शुरू में डिसाइड किया जा रहा था कि प्रेसिडेंट को किस तरह से चुना जाए। शुरू में लोगों ने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह है कि इंसान ही जो रहते हैं यूएस अमेरिका में, वही लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट दे सकें। शुरू में तो ये बात चुनी गई, लेकिन जो लीडर्स थे अमेरिका के, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि डायरेक्ट इंसान जो है वो वोट ना दें प्रेसिडेंट को। फाइनली ये डिसाइड किया गया कि एक इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम होना चाहिए अमेरिका में, जिनके ज़रिए से इन प्रेसिडेंट्स को चुना जाए। Each state selects electoral equal to the number of senators and representatives it has. These electors then vote for the president. The candidates with the most votes become the president. अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि जब आम बंदे चुन नहीं सकते प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज के बंदे कैसे चुनते? देखें, अब आप जानते हैं कि अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब अगर आपने हिस्ट्री देखी है तो यहाँ पे 12 स्टेटें थी, फिर 13 से 12 के आसपास की स्टेट्स हुआ करती थी उस ज़माने में। जब ये अमेरिका नया बना तब तो 50 से ज़्यादा बन चुके हैं स्टेट्स। सपोज करेंगे हम 13 स्टेट्स की बात करें अमेरिका की, ठीक है। अमेरिका के मुल्क में 13 स्टेट्स हैं। अब हर एक स्टेट में अपनी अपनी छोटी सी गवर्नमेंट है। अब उसी गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट का नाम रखा गया इलेक्टोरल कॉलेज का। हर गवर्नमेंट में इस तरह से ये डिपार्टमेंट मौजूद है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है कि जैसे कि ये 13 स्टेट्स हैं, समझ लें ये जो लाल मैं जो डॉट्स बना रही हूँ ये स्टेट्स हैं, ठीक है। या मैं 13 की जगह सिर्फ 5 स्टेट्स बना रही हूँ। वैसे तो उस वक्त 13 थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं समझे सिर्फ 5 स्टेट्स हैं वो वोट दे रही हैं। वैसे वोट सारी स्टेटें देते हैं। अब ये ना कहेगा कि मैम ने कहा 5 देती हैं वोट तो बाकी नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी स्टेट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को वोट देती हैं। अब कैसे दिया जाता है वोट, वो मेथड दिखाते हैं आपको। ये 5 जो डॉट्स मैंने डाले हैं ये स्टेट्स हैं। अब इन सारी स्टेट्स में इनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट है तो ज़ाहिर है इन सारे स्टेट के अंदर अपने अपने क्या मौजूद है, इलेक्टोरल कॉलेजेस भी मौजूद हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेजेस होते क्या हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर, ये डिपार्टमेंट सारी स्टेट्स में ज़ाहिर अपना अपना बना हुआ मौजूद है। इसमें सेनेटर्स भी मौजूद होते हैं उस स्टेट के, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये हैं क्या, ये दोनों जैसे मैंने, अगर आपने कांग्रेस की अभी तक वीडियो नहीं देखी तो ये कांग्रेस की वीडियो करेंगे, हर टॉप पे शो हो रहा है, इसको देख लीजिएगा। कांग्रेस बेसिकली लेजिस्लेटिव इदारा है, लॉ बनाने वाला इदारा है। उसके 2 हाउसेस हैं। अपर हाउस का नाम है सेनेट और लोअर हाउस का नाम है यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब यही जो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो डिपार्टमेंट है, ज़ाहिर है हर स्टेट का अपना अपना मौजूद है। यानी कि हर स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव इदारा भी है, एग्जीक्यूटिव का भी छोटा सा इदारा है, ठीक है। छोटा छोटा सारों में है। तो वैसे ही ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये सारी स्टेट्स में इसी तरह से मौजूद है। इन इलेक्टोरल कॉलेजेस में एक सेनेटर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बंदे प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। अब कैसे वोट देते हैं मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। अब ये दरमियान में मेन गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये है स्टेट्स की सारी गवर्नमेंट। अगर आपने फेडरल सिस्टम समझा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि फेडरल सिस्टम में एक मेन बड़ी गवर्नमेंट होती है और बाकी की छोटी गवर्नमेंट स्टेट्स में होती हैं, जो स्टेट्स को खुद चलाने का काम करती हैं, ठीक है। इस सिस्टम को कहते हैं फेडरल सिस्टम। अब सपोज इस फेडरल सिस्टम के अंदर होता क्या है कि मेन गवर्नमेंट में कोई बंदा प्रेसिडेंट बनने वाला है। 3 बंदे हैं जो कहते हैं हमें प्रेसिडेंट बनना है। उन तीनों बंदों को सारी स्टेट के अंदर से जितने भी इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं वो सारे बंदे इन 3 को वोट्स देंगे। कैसे कि अब मैं दोबारा आ जाती हूँ उसी चीज़ पे कि ये जैसे कि मैंने ये 3 गोले आपके सामने बनाए, बॉल्स बनाए यहाँ पे। इन 3 डॉट्स के अंदर समझें कि ये स्टेट हैं, यहाँ पे अपनी अपनी इलेक्टोरल कॉलेज है। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी सेनेट और रिप्रेजेंटेटिव के बंदे बैठे होंगे वो सारे वोट देते जाएंगे मेन गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट बनने वाला है उनको। तो जिस प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे इन सारी स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेजेस से, तो फिर उस बंदे को प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो ये सारा सिस्टम होता है इलेक्टोरल कॉलेज का कि इसमें आम बंदे डायरेक्टली नहीं चुनते, बल्कि जो
गवर्नमेंट मौजूद है डिफरेंट स्टेट्स में, उन्हीं के बंदे मेन गवर्नमेंट वाले प्रेसिडेंट को वोट दे के जितवाते हैं। मेन गवर्नमेंट कौन सी है? जो पूरे मुल्क को चलाने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि फेडरल सिस्टम का यही मतलब है कि एक मेन गवर्नमेंट होती है और बाकी की सारी गवर्नमेंट कहाँ मौजूद होती हैं? स्टेट्स के इलाकों में मौजूद होती हैं डिफरेंट। जैसे कि अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट है, एक न्यू जर्सी की स्टेट है, डिफरेंट इलाके हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से जो अपनी गवर्नमेंट जो डिफरेंट एरियाज़ में है, वो मेन बड़ी गवर्नमेंट को, जो उस मुल्क की सबसे बड़ी गवर्नमेंट है, उनके प्रेसिडेंट को इस तरह से ही लोग वोट वगैरह देते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए। अब यहाँ से आप जब ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो अब हम यहाँ से मज़ीद चीज़ें समझते हैं। फेलियर ऑफ ओरिजिनल मेथड, इसमें आएगा इन द बिगिनिंग electorates were supposed to vote freely, but after some elections they started voting only for their party candidate। अब हुआ क्या था कि क्यों ये सिस्टम जो है डायरेक्ट इलेक्शंस का चला नहीं? क्योंकि शुरू में डायरेक्ट जब वोट्स दिए जाते थे इन प्रेसिडेंट को, तो शुरू में तो ये सिस्टम ठीक था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो बंदे, जैसे कि हम जैसे आम लोग किसी एक बंदे को ही वोट देने लग गए थे जो उनकी अपनी पार्टी के थे या इस तरह से था, तो उससे सिस्टम बड़ा ख़राब हो रहा था। एक प्रॉपर ईमानदारी के साथ किसी बंदे को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा रहा था, तो इसी वजह से ये सिस्टम ख़त्म हो गया और इसकी जगह इनडायरेक्ट मेथड आ गया। सो द सिंपल सिस्टम डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वर्क एज प्लान। तो इससे हमें ये पता चला कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी, लाजमी देख ली। उसमें एक पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसमें यही सिस्टम मौजूद था डायरेक्ट इलेक्शंस का, लेकिन जब नया कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से बना था उसमें प्रॉपरली ये मेथड डाला गया कि प्रेसिडेंट को किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक हो गया। अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर। टुडे द इलेक्शन प्रोसेस हैज़ 3 मेन स्टेप। 3 स्टेप्स के ज़रिए एक प्रेसिडेंट को चुना जाता है। सबसे पहले एक प्रेसिडेंट अपनी नॉमिनेशन देता है कि मुझे जो है प्रेसिडेंट बनना है। सपोज एक बंदा है डोनाल्ड ट्रम्प और वैसे ही 2-3 बंदे और हैं, 4 सपोज बंदे हैं जो कहते हैं हमें प्रेसिडेंट बनना है। ये तीनों या चारों बंदे अपना नेम एज अ नॉमिनेशन के तौर पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बता के भिजवा देंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए उस इदारे में जहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। उनको ये अपना नाम उधर डलवा देंगे कि हाँ हमें प्रेसिडेंट बनना है। 3 बंदे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी। इलेक्शंस ऑफ इलेक्टोर्स, ये इलेक्टोर्स कौन है? ये वही सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बंदों की बात हो रही है, ठीक है। उनको अब हम इलेक्टोर्स कहेंगे। देखिए पहले जो इलेक्टोर्स थे वो आम बंदे थे जिनके ज़रिए वोट दिए गए, लेकिन ज़ाहिर वो सिस्टम नहीं चल पाया। फिर आता है इलेक्टोरेट का सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि हर स्टेट में अपनी जो गवर्नमेंट है उनके अंदर ही उनकी अपनी जो है इलेक्टोरेट्स के कॉलेज बनाए गए। इलेक्टोरल कॉलेज एक प्रॉपर कॉलेज नहीं है स्कूल वाला, ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो गवर्नमेंट के बंदे हैं जैसे कि सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो बंदे हैं वो वोट देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये मेथड जो है बनाया गया, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा से दोहरा दिया। इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, और जो बंदे वोट देंगे उनको कहेंगे इलेक्टोर्स, ठीक है। अब नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अब प्रेसिडेंट कैसे अपना नॉमिनेशन कराते हैं वो बातें यहाँ लिखी हुई हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स पीपल वोट फॉर प्रेसिडेंट इन नवंबर बट द प्रोसेस स्टार्टेड मच अर्लियर। यूएसए में क्या होता है कि प्रेसिडेंट की वोटिंग सिस्टम नवंबर में स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले भी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के ऊपर बात स्टार्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं कि नवंबर में ही इनके वोटिंग का जो ऑप्शन है वो खुलता है, पहले भी ये वोट के लिए अपना नाम डलवा सकते हैं, ठीक है। Before the election, each political party like Democrat or Republican holds a big meeting called a national convention in July and August। होता क्या है कि जब भी किसी बंदे को प्रेसिडेंट बनाना पड़ता है तो इलेक्शन करने से पहले जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान की एग्जांपल दें तो ये जैसे कि नवाज शरीफ की पार्टी मैं दिखा रही हूँ, इसी तरह की जितने भी पार्टीज़ हैं जिनके प्रेसिडेंट जो बंदे प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं वो नवंबर आने से पहले जुलाई और अगस्त के अंदर डिफरेंट तरह की मीटिंग्स करते हैं एक दूसरे के साथ, नेशनल कन्वेंशंस कर रहे होते हैं। मतलब कन्वेंशंस का मतलब है एक दूसरे के साथ मीटिंग करना। अगर आपने कन्वेंशंस की वीडियो नहीं देखी तो आपको पता हल्का फुल्का चल गया होगा कि कन्वेंशंस का आपको मतलब नहीं पता चल रहा। अगर वीडियो देखे तो आइडिया हो गया होगा कि कन्वेंशंस में बेसिकली मीटिंग्स का जिक्र होता है। बहरहाल कन्वेंशंस को समझना आसान नहीं है, कुछ लोग कन्वेंशन के बारे में क्या बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं, तो इसीलिए कन्वेंशन के लिए मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक AI वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ टॉप पे एक लिंक है, ये लिंक मेरी AI चैनल पे जाएगा
वहाँ से जाके आपको पता चलेगा कन्वेंशन क्या, उसमें मैं कन्वेंशन किस तरह की मौजूद हैं, कितनी हो चुकी हैं अब तो यूएसए में, उन कन्वेंशन का असल मतलब क्या है, कन्वेंशन से आपको क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, वो वहाँ पे सिखा दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा यूके और यूएसए में आएगा कन्वेंशन का, तो आपको मतलब उधर से ही पता चलेगा। अच्छा, तो मुख्तलिफ तरह की ये पोलिटिकल पार्टीज़ कन्वेंशन कराते हैं और डिफरेंट तरह की मीटिंग एक दूसरे के साथ करते हैं। फिर ये जो पार्टीज़ हैं देखते हैं कि किस बंदे को वो प्रेसिडेंट बनाएंगे। मिसाल के तौर पे इमरान खान की पार्टी है और एक पार्टी नवाज़ शरीफ की है। अब नवाज़ शरीफ ज़्यादा लीडर हैं और बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कहेंगे ठीक है नवाज़ शरीफ को ही इस दफ़ा हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं पाकिस्तान का। अगर एक और एग्जांपल दूं कि नवाज़ शरीफ के ग्रुप में मरीम नवाज़ भी हैं और भी लोग हैं, तो वो उनमें से जो बंदा काबिल है उसमें से चुनेंगे किस बंदे को हम फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो इसी तरह से जैसे कि पाकिस्तान का सिस्टम है, वैसे ही अमेरिका में भी जो पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शंस में खड़ी होती हैं और सारा करती हैं काम, तो वो चुनती हैं कि किस बंदे को हम प्रेसिडेंट बनाएं, जो ज़ाहिर काबिल होगा, हर चीज़ डील कर सकेगा, उसी को ही फिर वो आगे एज अ नॉमिनी अपना इनका नाम आगे डलवा देंगे नॉमिनेशन के अंदर के इनको जो है हम प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। पार्टी वाले लोग इस तरह से करेंगे और वो खुद बंदा ज़ाहिर कहेगा उनसे कि हम मुझे प्रेसिडेंट बनना है और बाकी की पार्टी वाले लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से एट दिस मीटिंग पार्टी मेंबर चूज़ अ पर्सन। अच्छा, ये वही बात मैंने बता दी। फिर उसके अलावा जब कैंडिडेट चुन लिया जाता है फिर उस कैंडिडेट के नाम दे दिया जाता है और फिर बता दिया जाता है कि जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही बंदा जो है मुल्क का प्रेसिडेंट बन सकता है। अब आगे मज़ीद बातें यहाँ पे लिखी हैं कि इफ़ नो वन गेट्स इनफ वोट एट फर्स्ट दे कीप वोटिंग अंटिल समवन मिस। अब होता क्या है ना कि सपोज यहाँ पे 3 बंदे खड़े हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, तीनों में से इन 2 बंदों का वोट जो है एक जैसा आ गया, सेम आ गया है, यानी कि इस बंदे को भी 300 वोट मिल गए हैं, दूसरे वाले को भी 300 वोट मिल गए हैं, इसको तो बहुत ही कम मिल गए, ये तो चलो निकल गया। अब इन दोनों के वोट्स अगर सेम हो गए हैं तो इन दोनों के वोट्स दोबारा से होंगे। उसके बाद अगर किसी के ज़्यादा है तो उस बंदे को एज अ प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी है। आफ्टर विनिंग द न्यू प्रेसिडेंट कैंडिडेट देन चूज़ अ पार्टनर टू रन इट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बंदा जीत जाता है एज अ प्रेसिडेंट वो अपने साथ एक वाइस प्रेसिडेंट चुन सकता है, तो वो किसी भी बंदे को चुन सकता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वही बंदा जो प्रेसिडेंट के लिए जीत गया हो वोट लेके, ठीक है। तो इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। आफ्टर नॉमिनेशन, अब यहाँ पे बेसिकली आपने थोड़ा सा दोबारा से बता देना कि होता क्या है इलेक्शंस कैंपेन में, कि जिन बंदों को सिलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेशन जिनकी दी जाती है कि हाँ इन बंदों को हमने प्रेसिडेंट बनाना है, जिनका नाम डाला जाता है, वो क्या करते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स करते हैं। इलेक्शन कैंपेन्स का मतलब है टीवी पे अपने इश्तिहार लगाएंगे और जगह जगह पोस्टर लगाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में तो जगह जगह आप देखते हो कि इनकी पोस्टर्स लटके होते हैं, दीवारों पे इनके पोस्टर्स आपको दिखते हैं, इनकी न्यूज़ पे भी पब्लिसिटी हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिका में भी होता है कि वोट लेने के लिए ना ये जान पूछ के इस तरह से करते हैं ताकि लोगों को इनका पता चले, ताकि लोग इनको जाने, ताकि गवर्नमेंट इनको वोट दे और ये अपने बारे में बताते हैं कि हम कौन सी तब्दीलियां लाएंगे अगर हम जीत गए एज अ प्रेसिडेंट। तो वैसा सेम सिस्टम पाकिस्तान में भी है। इसी चीज़ को कहते हैं इलेक्शन कैंपेन कराना, यानी कि जो बंदे नॉमिनेशन के लिए खड़े होते हैं वही बंदे जो हैं अपनी पार्टी के साथ हेल्प लेके जगह जगह जो है जुलूस निकालना और स्टेज पे खड़े होते हैं और वोटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसी तरह की बातें यहाँ पे लिखी हैं कि जो नॉमिनीज़ हैं जो चाहते हैं कि इनको वोट मिले, वो जगह जगह टीवी पे अपने इश्तिहार लगाएंगे, स्पीचेस देंगे और अपने एडवर्टीज़मेंट यानी कि इश्तिहार वगैरह लगाएंगे अपने, और बहुत सा पैसा खर्च करेंगे और लोग भी पैसा लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वोटिंग बाय इलेक्टोरल कॉलेज। People vote for electors in their state. These electors are chosen by political parties. Later in December, electors cast their votes for president and vice president. अब देखें यहाँ पे जो बातें हैं मैं आप लोगों को और भी आसान तरह से समझाती हूँ। ये वही बातें हैं जो मैंने ऊपर बताई थी, यहाँ पे दोबारा बता देते हैं। समझें कि ये एक स्टेट है कैलिफोर्निया की। वैसे अमेरिका में काफ़ी स्टेट हैं, यहाँ हम कैलिफोर्निया लिख देते हैं। एक स्टेट है हमारे पास टेक्सास की, एक स्टेट है हमारे पास न्यू जर्सी की। ऐसे काफ़ी सारी अमेरिका की स्टेट है, उसमें से मैंने कोई 3 उठा के लिख दी हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आम बंदे हैं वो अपने स्टेट की गवर्नमेंट को
वोट देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के बंदों को चुनेंगे, जैसे कि सेनेटर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बंदे और इस तरह के मुख्तलिफ बंदों को चुना जाएगा। और सेम चीज़ बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही होगा। अब जो बंदे चुने जाते हैं जैसे कि सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बंदे, ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी इस तरह से एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है जो कि उस स्टेट के लिए लॉ बनाती है। तो वहाँ के जो बंदे हैं सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, वो वोट देंगे प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। तो इस तरह से आम बंदे सेलेक्ट करेंगे अपने स्टेट की गवर्नमेंट के बंदों को, फिर वो जो गवर्नमेंट के बंदे हैं जिन्हें लोगों ने चुना था वो फिर प्रेसिडेंट को वोट देंगे। कि वही सेम प्रोसीजर जो ऊपर बताया था दोबारा से यहाँ पे दोहराया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं इसकी फर्स्ट लाइन में, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन में लिखी है देयर आर 538 इलेक्टोर्स। इलेक्टोर्स उन्हीं बंदों को कहेंगे जिनको वोट देके चुना गया है गवर्नमेंट के इदारों में। जितनी भी स्टेट्स पे जिन जिन बंदों को वोट देके चुना गया था उनको हम इलेक्टोर्स कहेंगे। तो इनकी तादाद बनेगी 538। अब इतने इलेक्टोर्स में से कम आपको 270 वोट्स चाहिए इन इलेक्टोर्स के, तभी एक बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट है जिसको बनना है एज अ प्रेसिडेंट, उनको इन सारे इलेक्टोर्स में से तकरीबन 270 वोट्स चाहिए जीतने के लिए। आगे आ गया है प्रोसेस फॉर इलेक्टोरल कॉलेज। नवंबर में क्या होता है कि जो आम लोग हैं वो वोट देते हैं अपने एरिया के इलेक्टोर्स को। जैसे यहाँ पे ऊपर फर्स्ट लाइन बताई गई थी वही सेम बात यहाँ दोबारा दोहराई गई है। लेकिन जब दिसंबर का महीना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नवंबर के बाद जो अगला महीना आता है दिसंबर का, उस वक्त जिन इलेक्टोर्स को चुना गया था वही इलेक्टोर्स फिर वोट देते हैं प्रेसिडेंट को। यानी कि जो 3 या 4 बंदे खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उनको फिर ये वोट्स देते हैं। जनवरी में कांग्रेस, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट की कांग्रेस है, लॉ बनाने वाला जो इदारा है, वो ये सारे वोट्स की गिनती करता है। जिसके भी 270 वोट्स आ जाएंगे उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। फिर वो प्रेसिडेंट जनवरी 20 की डेट से ओथ लेगा। ओथ का मतलब यह है कि जब भी कोई बड़ा हेड, चाहे पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है कि कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन जाता है, जज बन जाता है, या जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान में, वैसे ही सेम अमेरिका में जो लोग प्रेसिडेंट बनते हैं या बड़े हेड्स के डिपार्टमेंट में बैठते हैं, ये लोग कसम उठाते हैं वहाँ बैठने से पहले। ओथ को उर्दू में कहते हैं कसम उठाना या कसम लेना कि मैं जो भी काम करूँगा लोगों की भलाई के लिए करूँगा, तो इस चीज़ को कहते हैं ओथ लेना। तो ओथ ये तब लेते हैं जब 20 जनवरी की डेट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 20 जनवरी तक ज़ाहिर ऑफ कोर्स इनकी सिलेक्शन तो हो चुकी होती है, तो फिर ये ओथ लेंगे। तो बस इतनी सी बात यहाँ लिखनी आ गया था। इफ़ नो कैंडिडेट विंस मेजॉरिटी, ये जो हेडिंग है इसमें लिखा है इफ़ नो कैंडिडेट विंस द मेजॉरिटी, का मतलब ये है कि 270 वोट आते ही नहीं है किसी के। तो जिन कैंडिडेट्स के टाई हो गए थे वोट्स, उनके दोबारा से वोटिंग होगी। मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे सपोज कर लें 4 बंदे खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। इस वाले के आए हैं 200 वोट, इस वाले के आए हैं 201 वोट, इसके आगे हैं 269 वोट, इसके भी 269 आ गए हैं। अब इन दोनों के टाई हो गए हैं और इन दोनों के तो बहुत ही कम है, इनको तो चलो हम निकाल लेते हैं। लेकिन इन दोनों में से किसी एक के भी 270 नहीं आए, फिर इन दोनों के दरमियान ही सिर्फ दोबारा से वोटिंग होगी। यानी कि इन दोनों के दरमियान ही आखिरी राउंड दोबारा से किया जाएगा वोटिंग का, और फिर अगर इनमें से किसी एक के 270 आ जाते हैं उसको हम प्रेसिडेंट बना देंगे। और इसके अगली लाइन में ये लिखा है कि इफ़ दैट ऑल्सो फेल्स द वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि 270 वोट दोबारा से वोटिंग करने के बावजूद भी नहीं आते किसी के, तो जो बंदा पिछले साल वाइस प्रेसिडेंट बना था उसी को ही फिर प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, वो है इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी उसी पार्टी से चुना जाता है जिस पार्टी का प्रेसिडेंट जीत जाता है इलेक्शंस में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों बंदों को एक ही ग्रुप के या एक ही स्टेट के लोगों ने सपोर्ट किया हो। क्या पता इस वाइस प्रेसिडेंट को कैलिफोर्निया की स्टेट ज़्यादा सपोर्ट करती हो, लेकिन प्रेसिडेंट को न्यू जर्सी और बाकी की स्टेट सपोर्ट करती हूँ। तो ये थोड़ा सा इनमें फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन मेन बात याद रखिएगा कि जो ये वाइस प्रेसिडेंट है वो सेम ही पार्टी से होगा जिस पार्टी से प्रेसिडेंट को चुना गया। जैसे कि पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें कि अगर पीटीआई की पार्टी जीतती है, पीटीआई से इमरान खान अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, तो पीटीआई के जितने भी बाकी बंदे हैं वही मिनिस्टर्स बनेंगे, दूसरी पार्टी से तो नहीं बन सकते। यही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जिस पार्टी का जीता हुआ प्रेसिडेंट होता है वही अपने लिए एक वाइस प्रेसिडेंट अपनी ही पार्टी से रखेगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रेसिडेंशियल ओथ की, कि ये जो
प्रेसिडेंट है ये किसके सामने जाके ओथ लेता है, कसम उठाता है? जॉब स्टार्ट करने से पहले प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के सामने जाके ओथ लेगा। जैसे कि यहाँ तस्वीर में आपको दिखाया जा रही है, ओरिजिनल तस्वीर है, नेट से मैंने ली है। ये जो बंदा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये चीफ जस्टिस की तस्वीर है और ये है डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी प्रेसिडेंट अभी भी मौजूद हैं ये। तो इन्होंने क्या किया है, ओथ ले रहे हैं ये चीफ जस्टिस के आगे इस तरह से हाथ उठा के, और सामने इनके हाथ में इनकी रिलीजियस बुक पकड़ी होती है इनमें से किसी एक के हाथ में। जैसे क्या होता है ना, कुरान की किताब है हमारी, वैसे उनका एक रिलीजियस बुक भी होगी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सारी बातें बोल रहे होंगे कि हम कसम उठाते हैं कि हम मुल्क के ख़िलाफ़ कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की तमाम बातें ये चीफ जस्टिस के आगे करते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो है प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रिविलेजेस का मतलब ये है कि जो बंदा प्रेसिडेंट बनता है उसको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो हमने बताना है कि ऐसे बंदे को 300 लाख डॉलर्स की सैलरी पर ईयर मिलेगी और ये लोग वाइट हाउस में इनका आना जाना होगा। वाइट हाउस का मतलब ये नहीं कि घर वाइट कलर का, ऐसा नहीं है। वाइट हाउस बेसिकली एक ऑफिस है अमेरिका में जहाँ पे ये प्रेसिडेंट बैठता है। वो ऑफिस की जो बिल्डिंग है ज़रा वो वाइट कलर की और काफ़ी बड़ा स्पेशियस साइज़ का, बहुत ही बड़े साइज़ का वो ऑफिस है, तो उसको नाम दिया गया है वाइट हाउस का, ठीक है। तो वहाँ जाके ये बैठते हैं और तमाम फैसिलिटीज़ इंजॉय करते हैं जैसे कि एक प्रेसिडेंट इंजॉय करता है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड वाइल इन ऑफिस एक्सेप्ट इफ़ रिमूव्ड बाय इम्पीच। इनको हम अरेस्ट नहीं कर सकते अगर ये अपने ऑफिस में रह के कोई काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जॉब से निकाला जा सकता है इम्पीचमेंट के वजह से। इम्पीचमेंट होता क्या है? इम्पीचमेंट का मतलब ये है कि अगर ये प्रेसिडेंट या कोई भी हेड, चाहे वो चीफ जस्टिस का, चाहे वो जज हो बहुत बड़ा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, या प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी बंदा हो, अगर वो अपनी ड्यूटी में रह के कोई गलत काम कर बैठता है या जिस चीज़ का उसने कसम उठाई थी वो कसम तोड़ देता है, जैसे कि एक बंदा आता है कसम उठाता है कि मैं मुल्क के ख़िलाफ़ कोई गलत काम नहीं करूँगा, बट वो फिर भी कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को इम्पीच कर लिया जाता है। इम्पीच का मतलब है जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन याद रखें, जॉब से एकदम नहीं इनको निकाला जाता, इनके ऊपर प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट प्रॉपरली इंस्पेक्शन करता है, चेक करता है कि क्या इन पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो सच्चे हैं कि झूठे हैं। उस चीज़ पे चेकिंग होती है प्रॉपरली, फिर इनको बुलाया जाता है, इनसे सवाल जवाब होते हैं, फिर जाके इनको जॉब से निकाला जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट। ये पाकिस्तान में भी सिस्टम मौजूद है और सारे जो कंट्रीज़ है सब जगहों पर ये चीज़ मौजूद होती है। तो इम्पीचमेंट की हेडिंग दे के आपने बताना है कि प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जा सकता है। Impeachment means removing a public official like the president or the vice president or a judge if they do something very wrong. It is a legal process given in the US Constitution. मैंने इसमें सादी सी बातें लिखी हैं कि impeachment का मतलब ये होता है किसी भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज या किसी भी ऑफिशियल बंदे को जो ऑफिसर है, बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसको तभी निकाला जाता है जब वो कोई गलत काम कर बैठता है। और ये इम्पीचमेंट जो है लॉ ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला हुआ है पोर्शन कि जो भी इंसान गलत काम करेगा, मुल्क के ख़िलाफ़ जाएगा, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाएगा, उसको जॉब से निकाला जाएगा। अब हमने मीनिंग देते हैं इम्पीचमेंट का। हमने बताया इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर चार्जेस लगते हैं। चार्जेस का मतलब है इल्ज़ामात लगते हैं सारे कि इन्होंने कोई क्राइम कर दिया है या अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर दिया है। बट जस्ट बीइंग इम्पीच डज नॉट मीन रिमूवल, यानी कि इम्पीचमेंट का इल्ज़ाम लगा देना काफ़ी नहीं होता कि इनको जॉब से निकाल दिया गया है, ऐसे नहीं होता। बल्कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस प्रॉपरली सेनेट डील करते हैं, यानी कि सेनेट ही इनकी इम्पीचमेंट वगैरह को चेक करता है। फिर सेनेट जब देखते हैं कि अगर वाकई में ये प्रेसिडेंट या कोई भी बंदा गुनहगार है, इसने गलत काम कर दिया है और सारे प्रूफ्स, सारे एविडेंस इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि हाँ इस बंदे ने गलत काम किया है, तो सेनेट के डिपार्टमेंट के अंदर बाकी के तमाम सेनेटर्स 2/3 वोट करते हैं। अगर 2/3 वोट आ जाता है प्रेसिडेंट को निकालने के लिए या उस बंदे को निकालने के लिए, फिर ही वो बंदा जॉब से रिज़ाइन कर सकता है, जॉब को छोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सेनेट को लगता है कि ये बंदा बेगुनाह है और बाकी सारों को भी यही लगता है, तो 2/3 वोट उतने आते ही नहीं इसको जॉब से निकालने वाले, उतने वोट्स ही नहीं आते, तो फिर वो बंदा जॉब से नहीं निकाला जाता, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोसीजर है इनको जॉब से निकालने का। ये मैं सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए नहीं कह रही, कोई भी बंदा है, चाहे वो कोई जज है बहुत बड़ा या कोई भी डिपार्टमेंट का हेड है, उसको इसी तरह से निकाला जाता है कि पहले सारी कार्रवाई होती है, एंड पे वोटिंग होती है सेनेट के डिपार्टमेंट में। 2/3 अगर वोट आ जाता है तो फिर वो लोग जॉब छोड़ देते हैं, उनकी जॉब से उन बंदों को निकाल दिया जाता है। अब आता है इम्पीचेबल ऑफेंस। इम्पीचेबल ऑफेंस का मतलब ये है, ऑफेंस का लफ्ज़ होता है क्राइम, ठीक है। तो ऐसे कौन से ये क्राइम कर बैठते हैं जिसकी वजह से इनकी जॉब फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है और इन पे इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है।
वो बात आपने बतानी है कि इम्पीचबल ऑफेंस इज़ अ क्राइम और मिसकंडक्ट दैट कैन मेक अ पब्लिक ऑफिशियल लूज देयर जॉब। कि इम्पीचेबल ऑफेंस एक ऐसा क्राइम होता है या ऐसा मिसबिहेवियर होता है जो कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी जॉब में रहते हुए करता है। The USA Constitution says that the president, vice president and other officers can be removed if they are found guilty of treason, bribery or other serious crimes. कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका का वो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या कोई भी बड़ा ऑफिसर अगर इस बात पे गिल्टी है कि उसने ट्रेयन किया है, ट्रेयन कहते हैं मुल्क के साथ गद्दारी की है, ब्राइबेरी का मतलब होता है रिश्वत ली है, रिश्वत लेके कोई गलत काम किया है, या कोई भी बहुत बड़ा क्राइम कर बैठे हैं जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया है या कोई भी बहुत ही गंदा काम इन्होंने कर दिया है, तो इन तमाम सिचुएशन में इनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, इन पे इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब आ जाती है इम्पीचमेंट की हेडिंग। इसमें हमने बताना है कि इम्पीचमेंट एक एक्शन होता है उन लोगों के ऊपर जिन पे इल्ज़ामात लगें। एक्यूजिंग का मतलब यह है कि जिन पे इल्ज़ामात लगाए गए हों उन्हीं के ऊपर ही इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट्स ऑन चार्जेस, यानी कि जो लोअर हाउस है कांग्रेस का, ये क्या करता है, चार्जेस लगाना स्टार्ट कर देता है। चार्जेस मीन्स इल्ज़ामात लगाना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं कि इसने खुद इल्ज़ाम लगाया, सारों को पता है कि इस प्रेसिडेंट ने गलत काम किया, तो इल्ज़ाम लगाने के लिए अथॉरिटी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो अथॉरिटी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो इल्ज़ामात को प्रॉपरली एक कागज़ में लिख देती है कि इस बंदे ने ये गलत काम किए हैं और ये इन कामों में ये पकड़ा गया है। ये काम कौन स्टार्ट करती है, कांग्रेस की लोअर हाउस। और बंदे को निकालने वाले वोटिंग कौन करता है, सेनेट, जो कि कांग्रेस का अपर हाउस है, ठीक है, जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी पढ़ा था। तो जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो इन बंदों पे जिन पे इल्ज़ामात लगे हैं उनके इल्ज़ामातों को प्रॉपरली लिख देती है कागज़ में, और प्रॉपरली वोटिंग भी होती है इनके डिपार्टमेंट में कि क्या इल्ज़ामात वाकई में लगे हैं कि नहीं। वोट्स होते हैं, पर सारा प्रोसीजर होता है। उसके अलावा अगर ज़्यादा लोगों को यकीन हो जाता है कि वाकई में इसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो जेन्युइन है, सही है, इसने वाकई में गलत काम किया है, फिर ये जो वोटिंग वाला ये जो चार्ज है, मतलब इल्ज़ामात की जो शीट है, वो सेनेट के डिपार्टमेंट तक जाती है। फिर सेनेट क्या करता है, एक ट्रायल रख लेता है। ट्रायल का मतलब ये है कि जब सेनेट के पास वो शीट चली जाती है, वो कागज़ का टुकड़ा चला जाता है जहाँ पर सारे इल्ज़ामात लिखे गए हैं कि प्रेसिडेंट ने ये चीज़ें की हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को यकीन है कि इसने वाकई में ये सब किया, तो सेनेट क्या करता है, कोर्ट की तरह एक प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। जैसे कि कोर्ट में क्या होता है ना, एक बंदा हाजिर होता है, उसे सवाल जवाब किए जाते हैं जिसने क्राइम किया है, फिर बाकी के बंदे आके उसके ख़िलाफ़ गवाही भी देते हैं, उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम भी लगाते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर सेनेट के डिपार्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है। फिर सेनेट क्या करता है, प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस जो भी बंदा है उनको बुला के पूछता है कि आपने ये जो काम थे क्या वाकई में किए हैं कि नहीं किए। तो प्रॉपर्ली इनसे सवाल जवाब करते हैं, और जब इनको यकीन हो जाता है सेनेटर्स को कि वाकई में प्रेसिडेंट या वो जो बंदा है जिसने गलत काम किए हैं वो वाकई में गुनाहगार है, उसने क्राइम ये किया है, तो फिर सेनेट के डिपार्टमेंट में 2/3 वोटिंग होती है। और अगर 2/3 वोटिंग आ जाए, यानी कितने अमाउंट आ जाए, 2/3 देखिए ना, ज़्यादा अमाउंट है वहाँ पे, उनमें से सेनेट के डिपार्टमेंट में जितने बंदे हैं उनमें से अगर 2/3 वोट्स अगर आ जाते हैं इस बात पे कि उस बंदे को निकाल दिया जाए क्योंकि इसने वाकई में क्राइम किया है, तो फिर उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, यहाँ पे मैंने अब तक जितनी भी बातें बताई हैं ये ऑलरेडी वही बातें हैं जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, तो मैं कोई नई चीज़ नहीं सिखा रही। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, आगे जैसे ही जाते हैं मेरी वीडियो पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कंफ्यूज ना हो, ये वही सेम बातें हैं जो मैंने पीछे बताई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेम बातें क्यों दोहराई जा रही हैं, क्योंकि देखें कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर इसी तरह से समझाया जाता है कि शुरू में हम एक बात डिस्कस करते हैं, फिर उसी बात को आगे जाके डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी तरह से ये एक्सप्लेन्ड है कि पहले एक चीज़ सिखाई जाएगी फिर उसके बारे में डिटेल से आगे सिखा दिया जाएगा। तो कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना, कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। अब आप इम्पीचमेंट की हेडिंग देके मज़ीद बताएं कि यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है क्या उनको इम्पीच किया जा सकता है कि नहीं। आपने बताना है कि येस, जो यूएसए का प्रेसिडेंट है उसको इम्पीच सिर्फ तब ही किया जा सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स तोड़ दे या बहुत ही बड़ा क्राइम कर दे। यही बात यहाँ पे लिखी है। बात है ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट। ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट का क्या मतलब है कि किन वजूहात पे इम्पीचमेंट होती है, किन वजूहात पे इनको जॉब से निकाला जाएगा। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कोई भी ये हेड अगर रिश्वत लेगा, मुल्क के खिलाफ गद्दारी कर बैठेगा या फिर कोई बहुत ही सीरियस क्राइम करेगा तो इनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। यही बात दोबारा से हमने दोहरा देनी है कि अगर प्रेसिडेंट भी तभी इम्पीच होगा
जब वो ट्रेन करे, मुल्क के खिलाफ गद्दारी करे, ब्राइबेरी यानी कि रिश्वत ले ले या कोई भी सीरियस क्राइम करे और अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते हुए दिखा दिया जाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इस प्रेसिडेंट को जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब आ जाता है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब यहाँ से देखिए बात सेम दोहराई जाएगी कि कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमने फिर इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का बता देना है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि वहीं पे इल्ज़ाम लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर एक शीट तैयार होगी, फिर वो सेनेट के पास जाएगी, फिर सेनेट एक प्रॉपर कार्रवाई स्टार्ट करेगी। वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी दोबारा से दोहराई जाएगी इधर के प्रोसेस स्टार्ट होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। और अगर प्रूफ इनफ है कि वाकई में प्रेसिडेंट ने कुछ किया है गलत, तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक बिल बना देगी इम्पीचमेंट का। बिल मीन्स कि एक ऐसा कागज़ तैयार कर देगी जिस पे लिखा जाएगा कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, इसके जितने भी इल्ज़ामात हैं वो सारे सच्ची हैं। फिर वो जो शीट है वो कहाँ जाएगी? सेनेट के डिपार्टमेंट में। वो कागज़ जो है सेनेट के डिपार्टमेंट में जाएगा, ये हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर जब सेनेट को देख जाएगा हाँ वाकई में प्रेसिडेंट ने कुछ किया है, फिर ये कोर्ट की तरह ही सारी कार्रवाई स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि जो सेनेट है ये एक्ट ही चीफ जस्टिस की तरह करना शुरू कर देगा, एक जज का रोल निभाएगा उस सिचुएशन में। अब आता है हमारे पास प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट का, कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करेगा, जैसे हमने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद अपॉइंट समवन टू प्रेजेंट द केस, और किसी से कहेगा कि जिसके खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं उस केस को आप मज़ीद बताएं। यानी कि वही बात बताएगी ना कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कोई भी कार्रवाई करेगी, चेकिंग करेगी, जब उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ इस बंदे पे जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सही हैं, फिर वो 2-4 लोगों से चेक करेगी, फिर उन लोगों से कहेगी कि ठीक है आप बातें मज़ीद बताएं। तो इस तरह की सारी बातें यहाँ लिखी, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। सेम बात बस लिख दें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक लिस्ट तैयार कर देगी चार्जेस का, और प्रेसिडेंट जो है उसको मौका दिया जाएगा अपने आप को डिफेंड करने का। यानी कि ऐसा नहीं हो कि प्रेसिडेंट बेचारा बोल ना सके, उसको बोलने की इजाज़त दी जाएगी कि आपने ये जो क्राइम किया है क्या वाकई में किया भी था कि नहीं किया था। इफ़ ही डज़ नॉट रिज़ाइन, अगर वाकई में प्रेसिडेंट ने क्राइम किया है और वो रिज़ाइन नहीं करता तो फिर ये केस सेनेट के हाथ में चला जाता है। फिर सेनेट पूरा केस स्टार्ट करता है और 2/3 वोट करके इस प्रेसिडेंट को जॉब से रिमूव करा देता है। अब अमेरिका की हिस्ट्री में कितने लोग रिमूव हुए थे अब तक, वो भी आगे मैंने पोर्शन डाला है, बट उससे पहले मैंने एक हेडिंग दी है रिजल्ट ऑफ इम्पीचमेंट की। द पनिशमेंट ऑफ इम्पीचमेंट इज ओनली रिमूवल फ्रॉम ऑफिस एंड द लॉस ऑफ द राइट टू होल्ड एनी फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफिस। द रिमूव प्रेसिडेंट विल स्टिल एंजॉय अदर राइट्स एज नॉर्मल सिटीजन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिमूवल का मतलब ये नहीं है कि ऐसे बंदे को मुल्क से ही निकाल दिया जाए। रिमूवल का मतलब सिर्फ इतना है कि वो बंदा फ्यूचर में दोबारा किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ नहीं सकता जिसको एक दफ़ा इम्पीचमेंट के ज़रिए निकाल दिया गया हो। यहाँ पे ये लिखा है कि इनकी सज़ा सिर्फ इतनी होती है कि जब ये लोग अपने उस जॉब को छोड़ देते हैं, ज़ाहिर है इनको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो ये गवर्नमेंट के ऑफिस में दोबारा कभी नहीं आ सकते किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, लेकिन ये आम शहरी की तरह अपनी जो ज़िंदगी है वो जी सकते हैं। जैसे कि यूएसए के लोग ज़िंदगी जीते हैं उस तरह से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो यूएसए में अब तक 2 प्रेसिडेंट्स निकाल दिए गए थे इम्पीचमेंट के ज़रिए। एक थे एंड्रयू जॉनसन को 1868 में निकाला। ये एंड्रयू जॉनसन की तस्वीर यहाँ पे मैंने लगाई है, ये ओरिजिनल तस्वीर है, मैंने नेट से ली हैं। फिर आता है बिल क्लिंटन को 1998 में निकाला गया, ये है बिल क्लिंटन। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी और सेनेट ने प्रॉपर्ली इनको 2/3 वोटिंग देके इन दोनों को निकाला था। अब आ जाता है कंक्लूजन। जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वही दोबारा आपने 4-5 लाइनों में लिख के वाइंड अप करना होता है कंक्लूजन में। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। हमारी इस वेबसाइट पे पार्ट 2 के सारे नोट्स अपलोडेड हैं, चाहे स्टोरी हो या कोई भी सब्जेक्ट या ग्रामर या पास्ट पेपर या सॉल्व पास्ट पेपर, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। पेमेंट आप इजी पैस और जैज़ कैश से कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली नोट डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। लिंक सामने शो हो रहा है।